नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, कांस्टेबल का जो अपना एग्जाम है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो महिला एवं बाल अपराध का जो पार्ट है वो अपने आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और वो जो पार्ट है आपको वो अपने रवि सर आपको करवाएंगे। और आपके जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। जैसे अपने साइंस के अंदर डाउट की वीडियो बनाई थी वैसे ही अपने महिला एवं बाल अपराध की वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, रवि सर आपके लिए क्लास जो है महिला एवं बाल अपराध की क्लास लेंगे। थैंक यू दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे रवि सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको अजीत जी ने कहा, मेरा विषय रहेगा महिला और बाल अपराध संबंधित। इसमें हम बात करेंगे कि महिलाओं के साथ कौन कौन से अपराध होते हैं, बालकों के साथ कौन कौन से अपराध होते हैं और कौन कौन सी आईपीसी की धाराएं हैं, कौन कौन सी सीआरपीसी की धाराएं हैं और कौन कौन से संसद द्वारा एक्ट पारित किए गए हैं और अन्य सभी बातें इसमें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक महिला और बाल अपराध। दोस्तों, इस टॉपिक को हम दो भागों में पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग रहेगा महिला अपराध और दूसरा भाग रहेगा बाल अपराध। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग की, महिला अपराध। महिला अपराध में बात करूंगा पहले अपराध की। अपराध क्या होता है दोस्तों? जहां पर अपराध होता है वहां पर अपराध होने से पहले एक घटना घटती है जिसे हम कहते हैं हिंसा। तो बात करते हैं हिंसा किसे कहते हैं। हिंसा कहते हैं किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय को जानबूझकर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना हिंसा कहलाती है। हिंसा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय को जानबूझकर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना, हिंसा कहलाती है। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा कहते हैं किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय को जानबूझकर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना हिंसा कहलाती है। दोस्तों, सीधी सी बात है, जहां पर हिंसा होगी वहां पर अपराध अवश्य होगा। तो अब बात करते हैं अपराध की। अपराध होता है नियमों का उल्लंघन, कानून द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन ही अपराध कहलाता है। अपराध होता है नियमों का उल्लंघन, अपराध होता है नियमों का उल्लंघन, कानून द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन ही अपराध कहलाता है। बात करते हैं अपराध की परिभाषा की। अपराध की परिभाषा होती है समाज, संविधान व कानून द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन, कानून द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन अपराध कहलाता है। अपराध होता है समाज, संविधान व कानून द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन अपराध कहलाता है। अपराधों का रिकॉर्ड रखती है एनसीआरबी। गुरुजी, एनसीआरबी क्यों है? एनसीआरबी होती है एक रिकॉर्ड ब्यूरो जो प्रत्येक वर्ष सर्वे करती है कि भारत में कौन कौन से कितने अपराध हो रहे हैं और एक डाटा जारी करती है। तो बात करते हैं एनसीआरबी की। एनसीआरबी होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। दोस्तों, एनसीआरबी होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को की गई। 11 मार्च 1986 को एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को नई दिल्ली में की गई।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह अधीन होती है गृह मंत्रालय के। यह अधीन होती है गृह मंत्रालय की। एनसीआरबी होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को नई दिल्ली में की गई और यह अधीन होती है गृह मंत्रालय के और वर्तमान में इसके निदेशक या डायरेक्टर, वर्तमान निदेशक इसके है रामफल कुमार, जो कि एक आईपीएस अधिकारी है। वर्तमान निदेशक है इसके रामफल कुमार। इससे पहले आर वर्मा थे जो कि इसके निदेशक थे और वर्तमान में इसके निदेशक है रामफल कुमार। अब बात करते हैं एनसीआरबी की। एनसीआरबी होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को नई दिल्ली में की गई। एनसीआरबी दोस्तों, एनसीआरबी यह सभी अपराधों जैसे चोरी, बलात्कार, अपहरण आदि मामलों के बारे में सर्वे करती है और डाटा जारी करती है प्रत्येक वर्ष। तो इसका डाटा उस तरह रखता है कि भारत में 70% महिलाओं के साथ अपराध होते हैं। 70% महिलाओं के अपराध है और 60,000 अपहरण के मामले हैं। 60,000 अपहरण के मामले हैं और 35,000 बलात्कार के मामले हैं। बलात्कार के मामले हैं। यही प्रत्येक वर्ष औसत रहता है। ये 2019 का डाटा है जिसमें 70% महिलाओं के साथ अपराध है, 60,000 अपहरण के मामले और 35,000 बलात्कार के मामले हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि भारत में सर्वाधिक महिला अपराध, सर्वाधिक महिला अपराध यूपी राज्य में होते हैं। 1 नंबर पर यूपी राज्य है, 2 नंबर पर है महाराष्ट्र और 3 नंबर पर है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि भारत में सर्वाधिक महिला अपराध यूपी राज्य में होते हैं और 2 नंबर पर है महाराष्ट्र, 3 नंबर पर है पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल अपहरण में महाराष्ट्र आत्महत्या में पहले स्थान पर है। ये दोनों आत्महत्या में पहले व दूसरे स्थान पर है। आत्महत्या के सर्वाधिक किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र राज्य में की थी और 2 नंबर पर है पश्चिम बंगाल। तो हमने बात की एनसीआरबी की। एनसीआरबी में 70% महिलाओं के अपराध है, 60,000 अपहरण के मामले और 35,000 बलात्कार के मामले हैं। भारत में सर्वाधिक महिला अपराध यूपी में होते हैं, 2 नंबर पर है महाराष्ट्र, 3 नंबर पर है पश्चिम बंगाल और आत्महत्या के सर्वाधिक मामले 1 नंबर पर महाराष्ट्र और 2 नंबर पर है पश्चिम बंगाल। तो शुरुआत करते हैं अपने मुख्य टॉपिक महिला अपराध संबंधी। दोस्तों, महिला अपराध को हम 5 भागों में पढ़ेंगे। महिला अपराध को हम 5 भागों में पढ़ेंगे। महिला अपराध, महिला अपराध, इसमें पहला भाग रहेगा महिलाओं को कानून के द्वारा दिए गए अधिकार। इसमें हम बात करेंगे महिलाओं को कानून के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हम 10 अधिकारों की बात करेंगे। दूसरा भाग रहेगा इसमें महिलाओं के साथ हिंसा के प्रकार। इसमें हम बात करेंगे महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाग की। तीसरे भाग में बात करेंगे हिंसा के क्या कारण है, हिंसा के क्या कारण है। और चौथा भाग रहेगा इसमें भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860
1860, जिसे हम कहते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी 1860। इसमें हम बात करेंगे अपराध के लिए कौन कौन सी सजा का प्रावधान है और कौन कौन सी धाराएं लगती है। और लास्ट और अंतिम महिला अपराध में बिंदु रहेगा संसद के द्वारा अपराधों के विरुद्ध बनाए गए एक्ट या अधिनियम। तो दोस्तों महिला अपराध को हम 5 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग रहेगा महिलाओं को कानून के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं के साथ हिंसा के प्रकार, महिलाओं हिंसा के क्या कारण है, और चौथा भाग रहेगा भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी, और पांचवा और अंतिम भाग रहेगा संसद के द्वारा अपराधों के विरुद्ध बनाए गए अधिनियम या कानून। तो बात करते हैं पहले भाग की, महिलाओं को कानून के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। इसमें हम 10 अधिकारों की बात करेंगे, जिसमें पहला अधिकार है समान वेतन का अधिकार, समान वेतन का अधिकार। क्या बात करते हैं पहले अधिकार की, समान वेतन का अधिकार। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें आप सभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें महिला कांस्टेबल भी होगी और पुरुष कांस्टेबल भी होगी। ये नहीं है कि महिला कांस्टेबल के लिए अलग सैलरी का प्रावधान है और पुरुष कांस्टेबल के लिए अलग सैलरी का प्रावधान है। तो इसका मतलब है कि महिला को भी समान वेतन का अधिकार है, और ऐसा ही हमारा संविधान अनुच्छेद 15 में कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या मूल स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि महिलाओं को भी समान वेतन का अधिकार है। यह कानून 1976 कानून के द्वारा बनाया गया, 1976 कानून के द्वारा बनाया गया। बात करते हैं दूसरे अधिकार की। दूसरा अधिकार है कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। इसका मतलब है अगर कोई महिला कहीं पर कार्य करती है या किसी कंपनी में कार्य करती है, उस कंपनी के मालिक के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस महिला के साथ गलत कार्य करना या उस महिला के साथ हरेसमेंट करना, तो उस महिला का अधिकार है कि उस अधिकारी के साथ, उस अधिकारी के खिलाफ वह आवाज उठा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि कार्यस्थल पर एक ही महिला हो। अगर एक महिला वहां पर कार्य करती है और 10 से ज्यादा अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, तो यह कार्यस्थल पर उत्पीड़न का खिलाफ अधिकार है। बात करते हैं तीसरे अधिकार की। तीसरा अधिकार है भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। किसी महिला के पेट में ही उसके बच्चे को मार देना, तो उस महिला का अधिकार है, उस व्यक्ति या उस महिला जिसने उस बच्चे की मौत करवाई है, उस महिला का अधिकार है वह उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। तो तीसरा अधिकार कहता है कि महिला को भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। बात करते हैं चौथे अधिकार की। चौथा अधिकार है घरेलू हिंसा का अधिकार, घरेलू हिंसा का अधिकार, घरेलू हिंसा का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। बात करते हैं घरेलू हिंसा क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है या अपने बाल बच्चों को मारता है, तो उस पत्नी का अधिकार है कि उस व्यक्ति के खिलाफ वह आवाज उठा सकती है। और यही घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कहता है, जिसकी चर्चा हम आगे संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम में बात करेंगे कि घरेलू हिंसा के खिलाफ उस महिला का अधिकार है कि उस व्यक्ति के खिलाफ वह आवाज उठा सकती है। तो इसमें हम 4 अधिकारों की बात कर चुके हैं। इसमें पहला है समान वेतन का अधिकार, जो 1976 कानून के द्वारा बनाया गया। दूसरा अधिकार है कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार।
तीसरा है भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार और चौथा है घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। पांचवा अधिकार है मातृत्व लाभ का अधिकार। मातृत्व लाभ का अधिकार। दोस्तों, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या उसकी डिलीवरी का समय है और वह कहीं पर कार्य करती है तो उसे अधिकार है कि उसे डिलीवरी के समय सवेतन से छुट्टी देने का अधिकार है। और यदि कोई महिला प्राइवेट संस्था में कार्य करती है तो यह कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि उस महिला को उतने दिन की छुट्टी दी जाएगी और उतने महीने की उसे सैलरी दी जाएगी। तो इसमें मातृत्व प्रलाप का अधिकार। बात करते हैं छठे अधिकार की। छठा अधिकार है रात में गिरफ्तार न करने का अधिकार। रात में गिरफ्तार न करने का अधिकार। अगर कोई महिला किसी भी श्रेणी का अपराध कर दे तो उस महिला को अधिकार है कि उस महिला को कोई भी रात को गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट या ग्रामीण न्यायालय या सेशन न्यायालय जिसे हम कहते हैं सेशन कोर्ट वह उसके गिरफ्तार का वारंट जारी नहीं करता है, तब तक उसको रात में गिरफ्तार करने का हमें कोई अधिकार नहीं है या पुलिस को अधिकार नहीं है। तो हम तो अब तक 6 अधिकारों की बात कर चुके हैं, जिसमें पहला अधिकार है समान वेतन का अधिकार, दूसरा है कार्यस्थल पर उत्पीड़न का अधिकार, तीसरा अधिकार है भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, चौथा अधिकार है घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, पांचवा अधिकार है मातृत्व लाभ का अधिकार, छठा अधिकार है रात में गिरफ्तार न करने का अधिकार। बात करते हैं 7वें अधिकार की। 7वां अधिकार है सातवां अधिकार है गरिमा व शालीनता का अधिकार। गरिमा व शालीनता का अधिकार। गरिमा व शालीनता का अधिकार। दोस्तों, अगर कोई महिला किसी भी श्रेणी का अपराध कर दे तो उस महिला को अधिकार है कि उस महिला की जांच या उसकी तहकीकात एक महिला अधिकारी कर सकती है, न कि कोई पुरुष अधिकारी। अगर उसकी जांच करेगी तो एक महिला अधिकारी करेगी, अगर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है तो उसके साथ महिला अधिकारी होगी। इसलिए उसका अधिकार है कि गरिमा व शालीनता का अधिकार। 8वां अधिकार है मुक्त कानूनी मदद का अधिकार। मुक्त कानूनी मदद का अधिकार। इस अधिकार की बात करते हैं। अगर कोई महिला किसी व्यक्ति के खिलाफ स्पेशल यौन उत्पीड़न संबंधित उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है तो इस महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग कहता है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाओ, हम आपकी मदद करेंगे। इसका मतलब है कि मुक्त कानूनी मदद का अधिकार। उस महिला का सारा खर्चा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा दिया जाएगा, बस उस व्यक्ति के खिलाफ उस महिला को आवाज उठानी है। तो इसका मतलब है मुक्त कानूनी मदद का अधिकार। बात करते हैं 9वें अधिकार की। 9वां अधिकार है बात करते हैं 9वें अधिकार की। 9वां अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यह कहता है कि वैसे हम नॉर्मल देखते हैं जब किसी अपने घरों में या अन्य कहीं स्थान पर पुश्तैनी जमीन का बंटवारा होता है तो वहां पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के भी साइन किए जाते हैं या उन पुरुषों की महिलाओं के अपनी बहनों के साथ साइन करवाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि महिलाओं को भी संपत्ति का उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को। यह कानून यह पहले यह मूल अधिकार था, इसे अब कानून बना दिए। यह कानून 1956 कानून के द्वारा बनाया गया। 1956 कानून के द्वारा बनाया गया। अब तक हम 9 अधिकारों की बात कर चुके हैं, जिसमें 7वां अधिकार था गरिमा व शालीनता का अधिकार, 8वां अधिकार था मुक्त कानूनी मदद का अधिकार, 9वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार जो 1956 कानून के द्वारा बनाया गया, और अंतिम अधिकार है नाम न छापने का अधिकार। 10वां अधिकार है नाम न छापने का अधिकार।
इसमें बात करते हैं नाम छापने अधिकार। अगर कोई महिला किसी व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है स्पेशल बलात्कार के मामलों में, तो उस महिला की मर्जी के बिना ना तो कोई टीवी चैनल या न कोई अखबार में उसका नाम नहीं छाप सकते। अगर कोई महिला कहती है कि मेरा नाम छाप तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उस महिला को नाम छाप सकते हैं, अन्यथा उस महिला का नाम नहीं छाप सकते। तो 10वां अधिकार है नाम न छापने का अधिकार। तो दोस्तों हमने अब तक महिलाओं को कानून के द्वारा 10 अधिकारों की बात की है, जिसमें हमने 10 अधिकारों के बारे में पढ़ा, और इसमें अब महिला अपराध में अपना पहला भाग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 10 भागों की बात की है, और आगे के भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और इसलिए अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और अंत में कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।